आइए सर ई वे बिल चैप्टर से रिलेटेड क्या अमेंडमेंट्स है अगर हमारा एग्जाम जून 22 में है। 9th एडिशन की मेरी बुक है मेरे सामने, लेकिन इसमें कोई अमेंडमेंट्स नहीं है पिछले 6 महीने की, यानी 30 नवंबर 2021 तक में। वहां 30 नवंबर का जो कट ऑफ डेट है 6 महीने का, जून से लेकर नवंबर तक का, वहां कोई नई अमेंडमेंट्स इसमें नहीं है। जो है ऑलरेडी आपको बता रखी है एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स, पहले ही बता रखी है क्लास में। नथिंग न्यू, जो आपने पढ़ा 7th एडिशन की बुक से, 7th एडिशन की क्लास से, एंड जो पिछली अमेंडमेंट्स मैंने करा दी दिसंबर 21 वाली, बस वो आपको ध्यान रखनी है और जून 22 का एग्जाम देना है। सर आपने यहां पर क्या लिखा है, पेज नंबर 10.11 अमेंडेड। आ जाते हैं उस पेज पे। नथिंग न्यू ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, 2 एग्जाम्पल आपकी सहूलियत के लिए वहां दिए हुए हैं, और ऑलवेज ई वे बिल में वो छोटी छोटी बातें जो क्लास में बताई हैं वो इंपॉर्टेंट है, इंक्लूडिंग मार्क भी कर रखा है कहीं पे कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो, और क्लास में बता भी रखा है। जैसे यहाँ एक सिचुएशन है कि वैल्यू 50,000 रुपए से कम है, फिर भी ई वे बिल जनरेट करना मैंडेटरी है। तो काफी सारी चीजें क्लास के अंदर आपको बताई हुई हैं, मार्क्स मेंशन किया हुआ है, और इनफैक्ट यहां पर तो हम लोग ये वैल्यू कैसे काउंट करते हैं, वैल्यू में क्या लेते हैं नहीं लेते हैं कि एनालिसिस भी इस पॉइंट पे कर रखी है हमने। रजिस्ट्रेशन चैप्टर में हम लोग टैक्सेस को इंक्लूड नहीं करते, लेकिन यहां पर 50,000 के लिए टैक्सेस को इंक्लूड करते हैं, ये भी आपको बता रखा है। ठीक, काफी छोटी छोटी बातें हैं, सारी बातें जब पार्ट ऑफ अमेंडमेंट्स तो नहीं की जा सकती, ध्यान रखना है आपको एग्जाम्स के लिए। हर एक बारीकी छोटी से छोटी चीज को क्लास के अंदर डिस्कस किया हुआ है आपके साथ। सर ये जो एक अमेंडमेंट्स है पुरानी, वो ऑलरेडी क्लास के अंदर आपको बताई हुई है। यहां पर 100 किलोमीटर का रेफरेंस होता था, वो रेफरेंस 200 किलोमीटर पे आ गया है। वो मैंने आपको एज अ पार्ट ऑफ दिसंबर 21 अमेंडमेंट्स करा दिया है, ऑलरेडी डिस्कस्ड है, राइट। वो ध्यान रख लीजिएगा प्लीज। यहां पे पेज नंबर 6 पे अमेंडमेंट हुई थी, वो मैंने करा दी है दिसंबर 21 वाली में। सेम चीज जून 22 के लिए है। सर कोई भी वीडियो दिसंबर 21 की अमेंडमेंट बोल के मिली है आपको तो उसको जरूर अटेंड करनी है जून 22 के एग्जाम्स के लिए, ये ध्यान रखिएगा। फटाफट आ जाते हैं कि वो पेज जहां पर मैंने बोला कि अमेंडमेंट है, कोई खास अमेंडमेंट नहीं है। पेज नंबर 11, पेज नंबर 11 पे रूल 138E, आपके पेज 1-2 पेज आगे पीछे देख लो। ये नई बुक है 9th एडिशन की मेरे सामने, इसलिए पेज नंबर शायद मैच ना करें। 1-2 पेज आगे पीछे दिखोगे आपकी बुक में रूल 138E दिखेगा ई वे बिल का। सर ऑलरेडी क्लास में आपको बताया दिसंबर 2021 की अमेंडमेंट में कि ये लाइन यहां पर जो रेफरेंस थी वो लाइन रिमूव कर दी गई और उसकी जगह क्या दे दिया गया, इन रेस्पेक्ट ऑफ आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। कहते हैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, ब्लॉक हो जाएगा। ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाओगे, ब्लॉक हो जाएगा अगर आप इनमें से कोई एक डिफॉल्ट में फॉल करते हैं। एक एक चीज आपके साथ एक्सप्लेन की हुई है, डिस्कस की हुई है। ये सब यहां जो भी बदलाव आए थे, जैसे 7th एडिशन की बुक अगर आपके पास होगी तो उसमें ये सब नहीं होगा। ये सब कहां है, तो दिसंबर 21 की जो अमेंडमेंट बुकलेट है और उसकी जो क्लास है उसमें ये एक्सप्लेन किया हुआ है सारा, इन सब के बारे में। तो ये तो ऑलरेडी एक्सप्लेन है, इंक्लूडिंग रजिस्ट्रेशन चैप्टर में आपको पूरा रूल 21A एक्सप्लेन्ड है, राइट, सस्पेंशन को रिलेटेड। अब यहां पर एक छोटी सी चेंजेस है, 18 मई 2021, तो ऑलरेडी ये दिसंबर 21 के लिए मैंने करवा रखी है आपको, क्योंकि हमारा दिसंबर 21 के लिए कट ऑफ डेट था 31 मई का CMA एग्जाम्स। कुछ नहीं है, यहां पे बोलता है कि अगर आप इन सब डिफॉल्ट में किसी भी एक डिफॉल्ट में फॉल करते हो तो आपके लिए ई वे बिल जनरेट नहीं होगा। पहले क्या था, वेदर यू आर अ रेसिपिएंट और अ सप्लायर, अगर आप इन डिफॉल्ट्स में फॉल करते हो तो एज अ सप्लायर यू कैन नॉट जनरेट ई वे बिल, और एज अ रेसिपिएंट ऑल्सो कोई भी ई वे बिल आपका जनरेट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं माल बेच रहा हूं आपको, आप रेसिपिएंट हो, राइट, आप इन डिफॉल्ट्स में फॉल कर रहे हो कोई भी एक, तो मैं ई वे बिल जनरेट ही नहीं कर पा रहा था, मतलब मैं अपना माल नहीं बेच पा रहा था इस ये लाइन के कारण। भाई मेरी क्या प्रॉब्लम, मतलब मेरी क्या गलती अगर सामने वाला ये डिफॉल्ट कर रहा है तो मुझे तो माल बेचने दो भाई, मुझे तो माल बेचने दो, ट्रक तो जाने दो मेरे पास से, सामने वाले के पास माल जाएगा, सामने वाला जाने।
गवर्नमेंट की ये जो लाइन लिखी हुई थी, इसके कारण क्या हो रहा था, मैं सामान नहीं बेच पा रहा था आपको, आप रेसिपिएंट हो और आप ये सब डिफॉल्ट करे हुए हो, इसमें से कोई एक, मैं माल ही नहीं बेच पा रहा था, क्योंकि माल बेचूंगा तो ई वे बिल जनरेट नहीं होगा आपके लिए, आप डिफॉल्टर लिस्ट में हो। तो गवर्नमेंट ने बोला नहीं सुनो, इसको चेंज करते हैं, हम खाली आउटवर्ड मूवमेंट के लिए देखेंगे। मतलब अगर मैं डिफॉल्टर हूं, अगर मैं इन 4 पॉइंट में से कहीं फॉल करता हूं, ठीक, एंड मैं मेरे गुड्स का जो आउटवर्ड मूवमेंट होगा सेल, वो उसके लिए मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा एज अ सप्लायर। बट अगर कोई मुझे गुड्स सप्लाई करना चाहता है, वो ई वे बिल जनरेट करके मुझे माल भेज सकता है, इवन इफ आई एम द डिफॉल्टर। बस तुमको ये बात ध्यान रखनी है एग्जाम के लिए। मान लो मैं डिफॉल्टर हूं, लाइक कि मान लो मैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाला बंदा हूं एंड मैंने लास्ट 2 क्वार्टर से अपना टैक्सेस नहीं जमा किया, कॉन्जिक्यूटिव 2 क्वार्टर से, इसके थ्रू हम लोग टैक्स जमा करते हैं, क्वार्टरली टैक्स। अगर मैं कॉम्पोजिशन स्कीम वाला हूं तो क्वार्टरली टैक्स का प्रोविजन है, मैंने लास्ट 2 कॉन्जिक्यूटिव क्वार्टर से अपना टैक्स नहीं जमा किया है। तो अमेंडमेंट्स के बाद क्या पोजीशन है, मैं अगर कोई सामान बेचना चाहता हूं, यानी मेरे गुड्स का जो आउटवर्ड मूवमेंट होगा उसके लिए मैं ई वे बिल जनरेट नहीं कर पाऊंगा, या कोई और भी नहीं कर पाएगा। सर ई वे बिल जनरेट करने का काम कोई भी कर सकता है, कंसाइनर, कंसाइनी, ट्रांसपोर्टर, इको, कुरियर एजेंसी, कोई भी कर सकता है मेरे लिए, मैं खुद कर सकता हूं। मेरा माल मेरी दुकान से जाना है तो उसके लिए ई वे बिल जनरेट करने का काम मैं करूं या मेरे बिहाफ में कोई और कर दे, लेकिन हो ही नहीं पाएगा। जैसे ही वो सप्लायर में मेरा जीएसटी नंबर डालेगा, वो बिल ई वे बिल जनरेट ही नहीं होगा, ब्लॉक है। क्यों? क्योंकि मैं इनमें से कोई एक डिफॉल्ट में फॉल कर रहा हूं। ठीक है। अब सर नया अमेंडमेंट्स क्या है, यही है कि सर सप्लायर आउटवर्ड मूवमेंट के लिए ई वे बिल ब्लॉक हो जाएगा। यानी मैं अगर परचेज कर रहा हूं तो आई एम एट डिफॉल्ट, बट मैं परचेज कर रहा हूं, गुड्स मेरे पास आ रहा है एज ए रेसिपिएंट, तो आ सकता है। बस इतनी छोटी सी अमेंडमेंट है पेज नंबर 11 पे। बाकी आपने जो क्लास के अंदर 2-3 घंटा मेहनत कर रखी है इस चैप्टर में मेरे साथ, सब कुछ वही है। आपको बस एग्जाम में अच्छे से रिवीजन करके बैठना है। पहले ही क्लास में बोला हुआ था आपको, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में, आपके टेलीग्राम चैनल पे पहले ही बोला हुआ था कि भाई जून 22 में एग्जाम है, बट इन 6 महीने की अमेंडमेंट से मत डरो, कोई चेंज है ही नहीं। और इसके लिए मैंने एग्जाम्पल यहां पे डाल दिया है, देख लीजिए एक बार फटाफट। कहता है मिस्टर ए रजिस्टर्ड पर्सन है पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम, बट ही हैज नॉट फाइल्ड GSTR1 फॉर द लास्ट 2 मंथ। देखो यहां पर लिखा हुआ है, यहां लिखा हुआ है बीइंग अ पर्सन पेइंग टैक्स अंडर रेगुलर स्कीम हैज नॉट फर्निश्ड द स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई फॉर 2 months और 2 quarters। एज द केस में भी, अगर आपको रिटर्न चैप्टर याद हो, रिटर्न चैप्टर QRMP स्कीम आने के बाद से वहां पर मंथली और क्वार्टरली 2 स्कीम आ रखी है GSTR1 की। ऑलरेडी रिटर्न चैप्टर में काफी डिटेल्ड 4-4.5 घंटे की वीडियो यूट्यूब पे है QRMP स्कीम को लेके, जो दिसंबर 21 के लिए मैंने अपलोड की थी, जून 22 के लिए भी वैलिड है, और वो आपको देखनी है वीडियो अगर आप मेरे स्टूडेंट हो और एग्जाम दे रहे हो जून 22 में। तो सर वही यहां पर लिखा हुआ है कि तुम GSTR1 सबमिट नहीं किए हो तो यू आर ए डिफॉल्ट। तो अब मिस्टर ए डिफॉल्टर है, बट मिस्टर बी हरियाणा रेगुलर रिटर्न फाइलर है, इसमें कोई डिफॉल्ट नहीं किया हुआ है। ये अपना जनरेट करना चाहता है ई वे बिल और माल बेचना चाहता है मिस्टर ए को। तो सर जो अमेंडमेंट के पहले की पोजीशन थी, क्या अमेंडमेंट के पहले की पोजीशन बी ए को माल नहीं बेच पाएगा, उसका ई वे बिल जनरेट नहीं हो पाएगा एज ए रेसिपिएंट भी, क्योंकि वो डिफॉल्ट कर रहा है। बट नाउ अमेंडमेंट के बाद की क्या पोजीशन है, देयर इज नो सच रेस्ट्रिक्शन। नाउ बड़े आराम से मिस्टर बी अपना सामान मिस्टर ए को बेच सकता है, क्योंकि ये ए की आउटवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये बी की आउटवर्ड मूवमेंट है, और बी ने कोई डिफॉल्ट ही नहीं किया है। अच्छा, बी से गुड्स निकल के ए के पास पहुंच गया, अब ए आगे उसको बेचना चाहता है, ए आउटवर्ड मूवमेंट करना चाहता है एच को, नहीं हो पाएगा। इस ई वे बिल का जनरेशन कोई नहीं कर पाएगा, न ए न एच, न बीच का कोई ट्रांसपोर्टर। क्यों? ए डिफॉल्ट पे है, ए के लिए ई वे बिल ब्लॉक हो चुका है। बस सर ए के पास सामान आ रहा है बी से, आ जाएगा अमेंडमेंट के बाद,
बट ए आगे सामान बेचना चाहता है, ई वे बिल इज ब्लॉक्ड। इंटर स्टेट की बात हो रही है, अलग अलग स्टेट से, पहले हरियाणा से दिल्ली और उसके बाद दिल्ली से आउटवर्ड मूवमेंट हो रहा है। सर कर ही नहीं पाएगा ये, बी से ए के पास सामान आ गया। एक और एग्जांपल यहां पर मैंने ऐड किया है आपके लिए, पेज नंबर 10.12 9th एडिशन की बुक में। पूरी बुक प्रिंट कराने की जरूरत नहीं है आपको, बहुत बार बोला हुआ है। 7th एडिशन की बुक है, 7th एडिशन की क्लास है, ठीक। उसके बाद 8th एडिशन की जो अमेंडमेंट बुकलेट है उसका प्रिंट कराओ, और 9th एडिशन की बुक में जिस जिस पेज पे अमेंडमेंट्स ज्यादा हैं उसका प्रिंट कराओ। अगर छोटी छोटी अमेंडमेंट है तो करेक्शन कर लो, बस इतना ध्यान रखना है आपको और एग्जाम में बैठ जाना है। सर ये भी एक एग्जांपल है, मिस्टर रमन एंड कंपनी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी एंड पेइंग टैक्स मंथली बेसिस लोकेटेड इन मुंबई। रमन कंपनी ने पिछले 2 महीने का जीएसटीआर 1 सबमिट नहीं किया है, मतलब रमन आगे कोई सेल्स नहीं कर पाएगा, इसका ई वे बिल ब्लॉक्ड। सूरज एंड कंपनी अ रेगुलर रिटर्न फाइलर लोकेटेड इन मध्य प्रदेश वांट टू जनरेट ई वे बिल फॉर द गुड्स टू बी सप्लाइड टू रमन। कर सकता है। अमेंडमेंट के बाद ये रमन की आउटवर्ड मूवमेंट नहीं है, ये सूरज की आउटवर्ड मूवमेंट है, बड़े आराम से ई वे बिल जनरेट हो सकती है। तुमको ये लिखना होगा आउटवर्ड मूवमेंट वाली बात। सर अमेंडेड पोजीशन, इट इज एन आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ अ रेगुलर रिटर्न फाइलर, दैट्स व्हाई ई वे बिल कैन जनरेट, ठीक। रमन एंड कंपनी वांट्स टू जनरेट एन ई वे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ द आउटवर्ड सप्लाई ऑफ गुड्स टू रयान एंड कंपनी, ई वे बिल जनरेशन इज ब्लॉक्ड। व्हाई सर? सर सूरज से रमन के पास आ गया, लेकिन अब रमन आगे बेचना चाहता है किसको? रयान एंड कंपनी को, बट रमन तो डिफॉल्ट पे है, इसका ई वे बिल ब्लॉक्ड है, ये जनरेट नहीं कर पाएगा ई वे बिल, आउटवर्ड मूवमेंट इसका नहीं होगा, खत्म। सर वॉल्यूम 1 में आईटीसी चैप्टर में कोई अमेंडमेंट नहीं है। अब जो अगला पार्ट देखना है हमें वो रिटर्न चैप्टर से रिलेटेड अमेंडमेंट्स। वॉल्यूम 1 की सारी अमेंडमेंट्स आपके साथ डिस्कस हो गई 9th एडिशन से रिलेटेड जून 22 के एग्जाम्स के लिए। अब हम लोग रिटर्न चैप्टर का डिस्कशन करेंगे, जो लास्ट चैप्टर है वॉल्यूम 1 में आईटीसी चैप्टर, उसमें कोई अमेंडमेंट्स जून 22 के लिए नहीं है।